दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जनवरी 2023 में किन दो एशियाई देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मालदीव और श्रीलंका। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तहत 18 जनवरी को मालदीव पहुंचे थे। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव ने विकास परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा कालाशिनेकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश में किन स्थान पर शुरू किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अमेठी। दोस्तों, कालाशिनाकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू किया गया। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की योजना भारत में AK-203 राइफलों का 100% उत्पादन सुनिश्चित करने की, भारत विश्व प्रसिद्ध ब्रांड AK-200 सीरीज असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइत को किस देश द्वारा ईसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बहरीन। दोस्तों, हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रसिद्ध नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदुक रुइत को मानवता की सेवा के लिए ईसा पुरस्कार 2021-22 जीता है, जो बहरीन का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार किस देश का है? बहरीन का है। अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 2023 को जेसिंडा आर्डन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे निम्नलिखित में से किस देश के हैं? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, न्यूजीलैंड। 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने अपनी पार्टी की वार्षिक बैठक में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आर्डन 37 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। जेसिंडा आर्डन पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डेयरी वन पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रंजन गोगोई। दोस्तों, भारत के पूर्व न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया। इस डायरी का नाम चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 है। इसे खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने लिखा है। इस डायरी में सीएम बिस्वा के कार्यकाल के पहले साल का पूरा विवरण किया गया है। अपने डायरी के विमोचन के मौके पर सीएम बिस्वा ने कहा कि उनके व्यक्तिगत जीवन की सुर्खियां में लाए बिना उन्हें इस डायरी में एक मुख्यमंत्री के रूप में किए गए अपने दैनिक गतिविधियों के बारे में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम इंडियन हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बेलिंडा क्लार्क। ठीक है, महान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क को प्रतिष्ठित सिडनी क्रेडिट ग्राउंड के अमर कर दिया गया है। स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में उनकी एक कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ बेलिंडा पहली महिला क्रिकेटर बन गई जिनकी प्रतिमा है ये।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क जनवरी 2021 में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति, ठीक है, 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे शख्स बने थे। उनसे कुछ समय पहले अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस ये तमगा हासिल कर चुके थे। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 51 साल के एलन मस्क अब 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 200 बिलियन डॉलर संपत्ति गंवाई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1976। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा के सम्यक विकास और प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की थी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, खरबार। ठीक है, खरबार जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे। दोस्तों, खैरर शब्द कत्था शब्द से संबंधित है, जो बबूल के पेड़ का एक अर्क है। इसका प्रयोग उद्योग कैसल टैनिन की डाई के रूप में किया जाता है। खरबार जनजाति के लोग गोत्र हैं और उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिंदू समाज में इनका कोई उच्च स्थान नहीं है। खैरबार ने पहले इस अर्क को अपने व्यवसाय के रूप में इकट्ठा किया था और आज ज़्यादातर खेती के किसी न किसी पहलू से जुड़े हुए हैं। तो ये खरवार जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार किया करते थे। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 2001 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। दोस्तों, परियोजना की कल्पना 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार राजनाथ सिंह के नेतृत्व में की गई थी, लेकिन 2003 तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बार बार बदलने की वजह से ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन 2003 में ये वित्तीय रूप से व्यवहार में नहीं थी। इस परियोजना को 2007 में फिर से सक्रिय किया गया था, लेकिन ये गठन इसका 2001 में हुआ था, शुरुआत 2007 में हो पाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कुशभवनपुर कहा जाता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सुल्तानपुर। दोस्तों, गोमती के किनारे का ये क्षेत्र कुश काश के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। कुश काश से बनने वाले बांध की प्रसिद्ध मंडी यहीं पर है। प्राचीन काल में सुल्तानपुर का नाम कुशभवन था, जो कालांतर में बदलते बदलते सुल्तानपुर हो गया। ठीक है, तो कुशभवनपुर सुल्तानपुर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कुल स्थानों का 1/3। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों का 1/3 है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में और ओबीसी के लिए सीटों और अध्यक्षों के कार्यालयों में अधिकतम जो है 27% आरक्षण है। महिलाओं को पंचायत की कुल संख्या सहित प्रत्येक श्रेणी में 1/3, ठीक है, 1/3 जो है कम से कम आरक्षण नहीं है। इससे मतलब कम आरक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, महाराजगंज। ठीक है, क्योंकि लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के सबसे समीप है या करीब है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, यहाँ नेपाल में स्थित है। यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, ब्रजयान, थेरवाद के अनुसार ये स्थान आज नेपाल के कपिलवस्तु में है, जहाँ पर यूनेस्को आधिकारिक स्मारक लगायत सभी बौद्ध धर्म के संप्रदायों ने अपने संस्कृति अनुसार
मंदिर गुम्बा विहार का निर्माण किया है? दोस्तों, इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ में ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में बौद्ध का जन्म स्थान होने का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इलाहाबाद। ठीक है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना पूरे प्रदेश में उच्च प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के राष्ट्र की अपेक्षाओं, देशकाल की परिस्थितियों, मान्यताओं के अनुरूप निर्धारित उद्देश्यों को संपूर्ण प्राप्ति का एक अलग विभाग के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ये राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना के कितने किलोमीटर सड़क कब निर्माण किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए है 5 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि विधानसभा परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना में 5 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी लखनऊ। इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन निगम है जो उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर भारत के आसपास के राज्यों को सेवाएं देता है। ये एक राज्य और अंतर्राज्यीय बस सेवा के रूप में संचालित होती है। उत्तर भारत में बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है। निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय मुख्यालय में एमजी मार्ग पर स्थित है। कहाँ है? एमजी मार्ग। ठीक है, ये एमजी मार्ग पर लखनऊ में स्थित है, याद कर लेंगे, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए NH-19, बी NH-10, सी NH-12, डी NH-3। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, NH-19। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है। NH-19 भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है। NH-19 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर को बिहार के पटना से जोड़ता है। ठीक है, ये मार्ग बलिया, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर से होकर गुजरता है। NH-19 जो है 4 राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यूपी में है, फिर बिहार में, उसके बाद में झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? इसमें ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 9, डी 22। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में कुल 9 रेलवे मंडल हैं। इज्जतनगर, बरेली, लखनऊ और वाराणसी मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। मुगल सराय मंडल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, जो देश का सबसे छोटा मंडल भी है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे कि मुगल सराय देश का और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेलवे मंडल है। अगला प्रश्न है, यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? नंबर 1 सर्बिया, 2 पोलैंड, 3 क्रोएशिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक। केवल एक में कौन सा है दोस्तों? इसमें सर्बिया जो है यूरोप के 17 जो स्थल अवरुद्ध देश हैं उसमें सर्बिया है। ठीक है, और 17 देशों में अंडोरा है, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कोसोवा, चेक गणराज्य, हंगरी, ठीक है, लग्जमबर्ग, लिंकस्टीन, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, सैन मेरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी। ये सब क्या हैं? ये
यूरोप के स्थलावृद्ध देश हैं, ठीक है, स्थलावृद्ध देश है, तो इसमें सर्बिया है, पोलैंड और क्रोएशिया नहीं है, ये याद कर लेंगे। लिंकस्टेन यूरोप में अद्वितीय देश है क्योंकि ये दोगुना स्थलावृद्ध देश है, जिसका अर्थ है कि चारों ओर से स्थल अवरुद्ध है और उन देशों से घिरा हुआ है जो चारों ओर से स्थल अवरुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी आपका है अर्जेंटीना, सी जापान, डी हवाई। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हवाई, ठीक है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई में स्थित है। किलाउआ सबसे युवा और सबसे सक्रिय हवाई ढाल ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप के दक्षिण भाग पर स्थित है, जिसे बिग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 1952 के बाद किलाउआ में 34 बार विस्फोट हुआ है, ठीक है। 1983 से 2018 तक ज्वालामुखी के पूर्वी दरार क्षेत्र में विस्फोट संबंधी गतिविधियां लगभग निरंतर होती रहती हैं। तो किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है। इसमें ऑप्शन ए है पर्वत, एक तरफ पर्वत श्रृंखला है, दूसरा है महाद्वीप, ठीक है। ए एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका, बी रॉकी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका, सी कैंटब्रियन पर्वत एशिया, डी एंडीज पर्वत उत्तरी अमेरिका। इसमें कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए सही सुमेलित है, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से होते हुए उत्तरी उत्तरी अफ्रीका तक फैली है। कैंटब्रियन पर्वत, ये कैंटब्रियन पर्वत जो है ये स्पेन में पर्वत श्रृंखलाओं की मुख्य प्रणालियों में से एक है। एंडीज पर्वत माला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, उत्तरी अमेरिका में नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, इसलिए गलत हो गया। रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये यहाँ गलत हो गया। अगर इसको ऐसे कहें, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, कैंटब्रियन आपकी जो है वो स्पेन में है, ठीक है, ये एशिया नहीं स्पेन में है। बाकी ये सही सुमेलित है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।